हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज अपने इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 सीजी बोर्ड केमिस्ट्री का अगला लेक्चर लेकर आ गए हैं। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे इस वीडियो लेक्चर पर सीजी बोर्ड के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के वीडियो लेक्चर हम कंटिन्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम केमिस्ट्री रसायन का अगला लेक्चर लेकर आ गए हैं। अभी तक आपको हम लोगों ने 5 पार्ट जो है प्रोवाइड करा दिया है यूनिट 1 चैप्टर 1 का। ठीक है, आज यह 6वां लेक्चर है। तो जो स्टूडेंट अभी तक वो 5 पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर विजिट करें और जाकर वो 5 पार्ट पहले देख लें। ठीक है, देन आफ्टर इस वीडियो को देखें। ओके, चलो। तो एक और बात कहना चाहूंगा कि जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ठीक है, सीजी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य पहुंचाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को, जो चैप्टर 1 का पार्ट 6 है, जहां हम लोग आज यहाँ ठोसों में संकुलन तथा समन्वय संख्या को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे और संकुलन दक्षता, पैकिंग इफिशियंसी भी हम लोग आज यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ध्यान रखना बच्चा। ठीक है, तो चल स्टार्ट करते हैं। ठोसों में संकुलन तथा समन्वय संख्या क्या होता है, यहां से पढ़ते हैं। ठीक है, तो संकुलन जिसको क्लोज पैकिंग कहते हैं, जिसे सुसंकुलन या निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है ये समझे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात तो आप जान लो कि ठोस जो होता है, वास्तव ठोस कौन से होते हैं, क्रिस्टली होते हैं ना। अब क्रिस्टली जो कि वास्तविक ठोस होते हैं, क्रिस्टल के स्थायित्व के लिए या ठोस के स्थायित्व के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसका घनत्व अधिक से अधिक हो। ठीक है, इसके लिए अवयवी कण क्रिस्टल के भीतर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित रहते हैं। अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था को ही सुसंकुलन या निबिड़ संकुलन कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ क्या? चलो इसको समझते हैं, ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा उसका मतलब क्या है। देखो, हम लोगों को पता है बच्चा क्या कि ठोस जो है ना वो क्रिस्टली होता है, क्रिस्टली ही वास्तविक ठोस कहलाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा, ये तो पढ़ा ना हम लोगों ने। ठीक है ना, क्रिस्टली। अब समझो बात को, ठोस या क्रिस्टल के स्थायित्व के लिए, ये स्थायित्व या इसके स्थायी रहने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसका घनत्व या डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना। तो इसका क्या होगा, घनत्व बहुत ज्यादा होगा। कब होगा, जब इसके अंदर जो इसके अवयवी कण है वो पूरी तरह से ठसाठस भरे हुए हों। ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है कि अवयवी कण अच्छे से भरा रहेगा, जितना ज्यादा उतना ही उसका घनत्व ज्यादा होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए क्योंकि अवयवी कण को अच्छे से यहाँ व्यवस्थित रहना है, एकदम अच्छे से भरा हुआ होना है। ठीक है, बिना कोई जगह खाली छोड़े, कोशिश उनका वही रहता है कि कोई भी जगह खाली ना हो। ठीक है, तो एकदम ज्यादा घुस जाते हैं, जो भी खाली जगह बाकी रहता है घुस जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक चित्र बना देता हूं मैं, आपको अच्छे समझ आएगा। मान लो ये 2 अवयवी कण है, अब यहाँ जगह दिख रहा है ना, तो एक और अवयवी कण यहाँ की घुस जाएगा। समझ रहे हो, ये पूरी तरह से एकदम पैक होने की कोशिश करते हैं ताकि इसका घनत्व जो है स्थायित्व को प्राप्त कर ले। ठीक है, घनत्व अधिक हो और यह ठोस जो है या क्रिस्टली जो है स्थायित्व को प्राप्त कर ले। ठीक है, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था रहती है ना अवयवी कणों की, उसे ही ठोसों में सुसंकुलन या निबिड़ संकुलन कहते हैं। कितना आसान है बच्चा, कितना आसान है। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करूं तो ध्यान से सुनना, बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में, कि ठोसों या क्रिस्टलीय के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि उसका घनत्व अधिक से अधिक हो। इसलिए अवयवी कण क्रिस्टल के भीतर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित रहते हैं। अवयवी कणों की इस प्रकार की व्यवस्था को ही सुसंकुलन या निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो देखिए, ये समझ आ गया ना सभी को। अच्छा, अब समन्वय संख्या आखिर होता क्या है, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखो ध्यान से। अभी हमने बताया कि भाई सुसंकुलन क्या होता है, समझ आ गया कि अवयवी कण मान लो ये हैं, तो है ना, अवयवी कण बोलो चाहे इसको परमाणु बोलो, ये इस तरह से व्यवस्थित है, एक दूसरे को टच करते हुए ठसाठस भरे हुए हैं, इस तरह से। ठीक है, मान लेते हैं। अब अवयवी कण जो है इस प्रकार से व्यवस्थित है। अब देखो, आप एक कोई सा भी एक अवयवी कण ले लो,
मान लो ये वाला दिख रहा है सभी को, हाँ ये वाला अवयवी कण लिया मैंने, ठीक। अब ये वाला अवयवी कण जितने कणों के साथ, समझना बात को, क्या कह रहा हूं मैं, जितने अवयवी कणों के साथ या परमाणुओं के साथ टच करा है, गिरा हुआ है, स्पर्श किया है, उसे ही, तो उन अणुओं की संख्या या उस जो ये गोला दिख रहा है ना, उसे ही, या उन अणुओं की संख्या कहो या कणों की संख्या कहो, उसे ही समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। परिभाषा के लिए देखें तो कोई अवयवी कण जितने कणों से घिरा होता है, ठीक है, जितने कणों से घिरा होता है या प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है, उसे उस कण की समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक है। मान लो ये एक अवयवी कण है, देखो भाई मैं बना देता हूं यहाँ पे, है ना, कुछ इस तरह से एक आकृति बनाने का कोशिश किया मैंने। हाँ भाई ये एक ठोस है जिसमें अवयवी कण इस तरह से व्यवस्थित है। अब इस अवयवी कण को मैं पकड़ लेता हूं, इसको देखता हूं कि कितने से ये टच हुआ है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, सभी को दिख रहा है। तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4, तो 4 अवयवी कणों से घिरा हुआ है, स्पर्श किया है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या जो होगी 4 होगी। बात समझ आ रहा है क्या? बात समझ आए? इतना सिंपल, इतना सिंपल, ठीक है। तो कोई भी अवयवी कण जितने कणों से घिरा होता है या प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है, उसे उस कण की समन्वय संख्या कहते हैं, ठीक। अब समझो, हमारे क्लास में आप सिर्फ पढ़ोगे नहीं, आपको याद भी हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल ध्यान से जो पढ़ रहे होंगे ना स्टार्टिंग से, उनको समझ आ रहा होगा कितना बेनिफिशियल हमारा क्लास, ठीक है। चलो देखते हैं आगे हमारा टॉपिक है क्या, कि क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन किस तरह से व्यवस्थित होता है, किस तरह से रहता है, किस तरह से इसे विभाजित कर सकते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन, ठीक है, या सुसंकुलन को किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, देखना समझना बात को, ठीक है। तो ये 3 प्रकार से हम लोग विभाजित कर सकते हैं, एक विमा, द्विविमा और त्रिविमा में, ठीक है। एक विमा, 2 विमा और 3 विमा में इसको विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो एक विमा में जो निबिड़ संकुलन है किस तरह से रहता है, एक विमा में कह रहे हैं मतलब एक ही दिशा में वो क्रिस्टल के जो अवयवी कण है वो व्यवस्थित रहते हैं, एक ही दिशा में, समझना। जैसे कि यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है, ये एक ही दिशा में व्यवस्थित है, बिल्कुल समझ आ रहा है कि एक ही दिशा में, लीनियर, तो एक ही दिशा में रहते हैं ना, इसलिए इसको एक विमा में निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसको रेखी संकुलन के नाम से भी जाना जाता है, रेखी सुसंकुलन के क्यों कहते हैं, समझ आए क्या? क्योंकि ये एक ही रेखा में व्यवस्थित रहते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब देखो, इस व्यवस्था में एक परमाणु 2 परमाणुओं को स्पर्श करता है, हमेशा देखना। ऐसे अगर हम लोग एक रेखीय संकुलन बनाते हैं कि हाँ भाई परमाणु है या अवयवी कण है, वो लाइन से ऐसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से टच करें, तो कोई भी एक, देखो इसको टारगेट करो, ये जो है कितने से घिरा हुआ है, तो ये 1 और ये 2, ठीक। कोई भी एक को आपको टच करना है, ठीक है। अब मान लो हम इसको ले लेते हैं, इसको टारगेट करते हैं। अब ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 और 2, तो आप क्या देखोगे कि इस तरह से एक विमा में जो निबिड़ संकुलन है उसका समन्वय संख्या कितना आता है, हमेशा 2 आता है। क्यों 2 आता है, समझ आया क्या? ठीक, समन्वय संख्या कितनी, 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ उपसंयोजन मत लिखना, समन्वय संख्या लिखना, समन्वय संख्या, ये सही शब्द रहेगा, ठीक है। तो उपसंयोजन नहीं लिखना है आपको यहाँ। समन्वय संख्या कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है, याद रखना, ठीक है। समझ आया? तो एक बार और रिपीट करो, ये उपसंयोजन मत लिखना बेटा, क्या होगा वो समन्वय संख्या होगा, ठीक है ना। चलो सुधार कर लेना थोड़ा। चलो नेक्स्ट देखिए, द्विविमा में, आखिर एक विमा में तो समझ आ गया भाई, अब 2 विमा में, 2 विमा किसको कहेंगे, जब 2 दिशा में व्यवस्थित रहते हैं अवयवी कण, 2 दिशा में कह रहे हैं, मतलब एक ये एक्स दिशा में और एक वाई दिशा में, मान लो, ठीक है। इस तरह से अगर व्यवस्थित है, कुछ अवयवी कण इधर और कुछ अवयवी कण इधर व्यवस्थित है, तब क्या करेंगे। तो 2 विमा में जो निबिड़ संकुलन होगा वो किस तरह से होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। 2 प्रकार का कैसे कैसे होता है, तो 2 विमा में जो निबिड़ संकुलन है वो पहला होता है वर्ग निबिड़ संकुलन, ठीक है। इसको वर्गाकार सुसंकुलन भी कहते हैं। वर्गाकार, देखो समझो, वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग में आमने सामने मतलब चारों भुजाएं बराबर होती है ना, ठीक है। तो देखो अगर कोई अवयवी कण इस तरह से व्यवस्थित है, जैसे इस चित्र में दिख रहा होगा, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 तो कहाँ है, एक कॉलम में, और पंक्ति में देखें तो 1 2 3 4 5 तो क्या है, पंक्ति में भी है, मतलब ये क्या है, एक वर्गाकार, वर्ग आकृति बन रहा है ना, वर्ग आकृति बन रहा है, तो इसको वर्गाकार सुसंकुलन कहेंगे, ठीक है। तो द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन या वर्गाकार सुसंकुलन इसे कहते हैं। कैसे व्यवस्था रहता है ये चित्र में अच्छे समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखें, इसमें मुख्य बात यह रहती है कि इस व्यवस्था में जो समन्वय संख्या है वो कितनी होगी, परमाणुओं की समन्वय संख्या कितनी होगी। तो देखो, क्योंकि कोई सा भी एक परमाणु आप ले लो, जैसे ये बीच में देखो चित्र में दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ बच्चा, ठीक है। देखो ध्यान समझना, मैं समन्वय संख्या आपको दिखाना चाहता हूं, तो मैं इसको लिया, ये जो रेड का मैं अभी कहा चिन्ह लगाया, दिख रहा है ना सभी को, हाँ। अब ये कितने से घिरा हुआ है, तो 1 2 3 4, इतने को ही वो टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, और इतने से घिरा हुआ दिख रहा है। बाकी
आप कोई सा भी ले लो, कोई सा भी, चलो उसको छोड़ के मैं कोई और लेके देखता हूं। मान लो मैंने इसको लिया, ठीक है, इसको लिया। अब देखो इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टोटल। तो इस तरह के जब भी याद रखना द्विविमा में वर्ग निबिड़ संकुलन रहेगा ना, तो वर्गाकार संकुलन रहेगा कह सकते हो। और इसे आप जब समन्वय संख्या निकालोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो आप आराम से निकाल सकते हो। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट कर लेना, रट्टा मारने का जरूरत नहीं फिर से, ठीक है। आपके माइंड में ये चित्र आ जाना चाहिए तुरंत, हाँ 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 ऐसा होता है भाई, अरे 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 अरे, ठीक समझ आ गया। 4 होता है भाई, 4 तरफ से गिरा होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखें। चलो इसका दूसरा प्रकार है द्विविमा में जो निबिड़ संकुलन है, उसका दूसरा प्रकार होता है द्विविमा में षटकोणीय संकुलन, षटकोणीय संकुलन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्या होगा इस व्यवस्था में, ध्यान रखना यहां वर्ग की बात नहीं करें, इस तरह की व्यवस्था जो है कुछ इस तरह से बनी रहती है। मैं एक बार चित्र बनाता हूं, ऐसे 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 जो अवयवी कण है ना रहते हैं, ठीक है। और उसके बीच में देखो, जैसे आप रंगोली वगैरह बनाते हो ना, फूल सुंदर सा दिवाली में बना दिए, होली में बना दिए, है होली में कोई रंगोली बनाता है क्या सर बोलोगे, ठीक है, चलो आपकी मर्जी भाई, आप बना भी सकते हो। तो इस तरह से क्या कर दिया हमने, जगह भरा, ये तो समझ आ रहा होगा ना किस तरह से भर रही है, ठीक है। तो अवयवी का इस तरह से व्यवस्थित रहता है ना, ठीक है। यहाँ वर्ग का बात नहीं करूं, वर्ग बनेगा ऐसा नहीं कह रहे हम लोग, ठीक है। आपको दिख रहा होगा एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। चलो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, अब दिख रहा है स्क्रीन में, सभी चीज क्लियर दिख रहे हैं। चलो ठीक है, देखो द्विविमा में षटकोणीय संकुलन को समझे हम लोगों ने, अच्छे से देखा, चित्र देखा, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे दिख रहा होगा, इस तरह से व्यवस्था रहता है, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था को आप करते हो। अब वर्ग बनना जरूरी नहीं है, मैं फिर से बता दूं, वर्ग बनना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। तो इस तरह की व्यवस्था में क्या करेंगे, देखो अवयवी कण कोई सा भी आप पकड़ लो, कोई एक तो अवयवी कण पकड़ लिया, जैसे ही फिर से मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि हमको समन्वय संख्या यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, समन्वय संख्या पता होना चाहिए। तो देखो ये जूम करके हमने देखा इस चित्र को अच्छे से, तो ये रेड कलर जो मैंने अभी टिक लगाया उसको देखो, और उससे कितना और अवयवी कण जो है जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये, ठीक है भाई, एक ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक ये और एक ये, चलो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से, क्योंकि जितना भी उसके साथ स्पर्श में रहता है ना, संपर्क में रहता है कह सकते हो, उसी को ही तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ क्योंकि 6 परमाणु से वो टच किया है, स्पर्श किया है, अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी बच्चा, 6 होगी, ठीक है। तो समझ आएगा सभी लोगों को, ये बहुत आसान है, आपको रट्टा नहीं मानना है। तो अब जैसे ही नाम देखो, आपके दिमाग में वो चित्र छपना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, चित्र का नाम जिक्र ले रहा हूँ, है ना। अब देखो चित्र को सोचो ना बेटा, इमेजिन कर लिया करो बस, हाँ ये जैसे ही मैं षटकोणीय बोलूंगा वो रंगोली मुझे याद आएगा जो सर ने बनाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, त्रिविमा में निबिड़ संकुलन, अगला जो प्रकार है, ठीक है। तो एक विमा देख लिए, दो विमा देख लिए, दो विमा के 2 प्रकार थे। अब त्रिविमा में देख लेते हैं, त्रिविमा में निबिड़ संकुलन कैसे होता है। तो इसमें भी 3 प्रकार की संरचना जो है वो बनती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी संरचना बनती है आप देख सकते हो, यहाँ हम लोगों ने 3 तरह का लिखा है। BCC होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। दूसरा होता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, और तीसरा है क्या, FCC या CCP फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं इसको, ठीक है। क्लियर हुआ। तो तीन तरह से क्या बनेगा, यहाँ वो निबिड़ संकुलन बनेगा जो त्रिविमा में होता है, ठीक है। अब देखें एक एक करके इसको समझते हैं। तो BCC जिसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय घनी संरचना भी कहते हैं। HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड जो होता है उसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन भी कहते हैं। और FCC जिसको सभी को पता है क्या होता है बेटा, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, ठीक है। इसे घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। अब इनके समन्वय संख्या को आप याद कर लो, ठीक। इसका जो डायग्राम है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनता है, वो आपको बनाने का जरूरत नहीं, बस समन्वय संख्या देख लेना है। बाकी 2 विमा तक की समन्वय संख्या आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। त्रिविमा में उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, फिर भी आप समझो इसको, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बनता है डायग्राम जो है ना, इसलिए डायग्राम में यहाँ पे मैंने नहीं रखा, ठीक। अब देखो ये त्रिविमा में है, क्योंकि त्रिविमा का डायग्राम ना बेटा मतलब बनाना बहुत मुश्किल काम है। हम बोर्ड में बनाए या कॉपी पेन पकड़ के बनाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, त्रिविमा नहीं बनता, 3 डायमेंशनल डायग्राम नहीं बनती, इसलिए इसको अच्छे समझ भी नहीं सकते, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर BCC का 8 होता है,
HCP का 12 होता है और FCC का भी 12 होता है। और दक्षता की बात करें तो 68% होता है BCC का, ठीक है, 74% होता है HCP का और FCC का भी 74% होता है। सर ये दक्षता क्या है, सवाल आपके मन में उठेगा जरूर। तो हम लोग अभी इसके बाद वही पढ़ने वाले हैं, दक्षता आखिर है क्या, ठीक है, संकुलन दक्षता क्या होती है। ठीक है, दक्षता क्या होता है एक्चुअल में, अगर मैं शॉर्टकट बोलूं आपको तो कोई चीज है, मान लो एक डब्बा है, बाल्टी आपने पकड़ा, बाल्टी में कितना पानी भरा है, ठीक है, बाल्टी पूरा 100% है, समझना, बाल्टी पूरा 100% है। अब उसमें जितना पानी आपने भर लिया, ठीक है, तो 80% भर लिया, 70% भर लिया, वही उसकी दक्षता है, जितना पानी भराएगा उस बाल्टी में। 100 में 100 हो गया तो 100% दक्षता है, समझ रहे हो बात को। और जितना खाली बच गया ना उसको रिक्त स्थान बोलते हैं। उसी तरह से ठोस में सेम सेम सेम, ठोस में क्या होगा, जितने अवयवी कण रहेंगे और खाली जगह छूट जाएगा ना, वो हो जाएगा रिक्त स्थान, और जितना अवयवी कण रहेगा जितने जगह में, वो हो जाएगा उसका दक्षता, ठीक है। तो इसको अभी निकालना हम लोग सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक। तो रिक्त स्थान यहाँ रहता है 32%, यहाँ रिक्त स्थान रहता है 26% और यहाँ रिक्त स्थान रहता है 26%, ठीक है। तीनों के लिए आपको समझ आ गया, ये आपको बस डाटा याद रखने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है संकुलन दक्षता। पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है, PE शॉर्ट फॉर्म से दर्शाते हैं, इसको देखना, इसमें व्यंजक है, ध्यान से समझना, बिल्कुल नोट डाउन कर करके समझना, ठीक है। चलो, ये संकुलन दक्षता क्या होता है आखिर, तो समझो इसको। क्रिस्टल संरचना में कुल उपलब्ध स्थान का जो भाग अवयवी कणों या परमाणुओं से घिरा रहता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टल संरचना में मैंने अभी बताया ना आपको, मान लो एक क्रिस्टल संरचना है और क्रिस्टल संरचना में जितना भी उपलब्ध स्थान है, ये क्रिस्टल है, मान लो एक समय के लिए समझो इसको, ये क्रिस्टल है क्या, तो जितना भी उपलब्ध स्थान है, कुल उपलब्ध स्थान का जितना भाग कणों द्वारा घिरा होगा, जितना भाग कणों द्वारा घिरा रहेगा, देखो ये कण है, तो देखो पूरा तो नहीं गिर पा रहा है, थोड़ा थोड़ा जगह देखो, यहाँ खाली दिख रहा है, यहाँ खाली दिख रहा है, यहाँ खाली दिख रहा है, ऐसे ही होगा ना। अब गोल गोल करके मैं भरूंगा कोई चीज को, कण है गोल गोल, तो ये देखो जैसे यहाँ बीच में खाली हो गया, समझ रहे हो बात को, ये जो मैं रंगा दिया ना वो खाली है। तो ऐसे ही, तो भाई क्या होगा कि कुल स्थान में, कुल उपलब्ध जितना भी स्थान है उसमें जितने परमाणु द्वारा भर गया है वो उसी को कुल उपलब्ध स्थान में से उस स्थान को आपको निकालना जितना परमाणु द्वारा भरा गया है, तो उस स्थान को ही क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं, ठीक है। पैकिंग इफिशिएंसी कहते हैं कि कोई चीज कितना पैक है, भरा हुआ है, बहुत सिंपल है ना। अरे बेटा लेस खाते हो, लेस में क्या होता है, लेस की पैकिंग इफिशिएंसी, लेस का जो होता है ना, 5 रुपए वाला खरीद लिए लेस चिप्स, बहुत पसंद करते हो सभी लोग, ठीक है, उसमें जितना भी है जगह उसको मैंने बोल दिया क्या 100%, ठीक। अब उसमें क्या है, 1 रुपए का आलू डाल दिए, ठीक है, आपको फ्राई करके 5 रुपए 10 रुपए में बेच दिए वो, ठीक है। अब वो आलू तो डाल दिए हैं, तो आलू की जो पैकिंग इफिशिएंसी है, मतलब कह सकते हो आलू जो है एक परमाणु है, वो कितना रहता है, बहुत थोड़ा सा, बाद में तो हवा भर दिया गया रहता है उसमें, है ना। तो देखो बहुत थोड़ा सा रहता है, उसकी पैकिंग इफिशिएंसी जब आप बोलोगे ना, वैसे तो उसको ठोस नहीं कहेंगे, फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूं, पैकिंग इफिशिएंसी जब बोलोगे ना तो उसका 10% या 20% ही रहता है, आप अच्छे समझ गए होगे। अब जितना जगह खाली है ना, 80% पूरा खाली रहता है उसमें, क्लियर। तो इस तरह से एक उदाहरण दिया, समझ आया सभी को। चलो, अब वैसे ही यहां पे होगा कि क्रिस्टल में जितना भी जगह, कुल उपलब्ध स्थान 100 था, मतलब 100% पूरा क्या है, खाली है। अब उसमें से जितना जगह भरा हुआ है वही परसेंट ही तो निकालना है, जितना जगह भरा हुआ है उस 100 में से मान लो कितना जगह भरा हुआ है, तो देख लेंगे हम लोग निकाल के, है ना। तो 80% जैसी पैकिंग इफिशिएंसी है, ऐसा अगर मैं कह रहा हूं, इसका मतलब है 100 में से 80 भाग उसका पूरा भरा हुआ है, 20 भाग बस खाली है, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो पैकिंग की इफिशिएंसी समझ आया सबको, जिसको क्या कहते हैं, संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता कहेंगे, ठीक है। अब इसका एक सूत्र बनता है, सूत्र क्या बनता है देखो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कण हैं, अब जितना भी कण है उन कणों का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल सभी को पता है, घनी सेल यहाँ ये ऐसा बनाते थे, ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल एक का है पूरा डब्बा समझ लो इसको। इस यूनिट सेल का आयतन, ठीक है, उसको निकालना है, नीचे में रखना है, क्योंकि वो पूरा कुल उपलब्ध स्थान है। और जो जितने भी कण है इसमें, कण याद है ना, ऐसे कोने कोने में रहते हैं, ठीक है, और बीच में रहते हैं, बॉडी के बीच में रहते हैं, वो मैंने पढ़ाया ना, है ना। तो वो कण को जितने भी कण रहेंगे, उस कण को आपको उस कण का आयतन निकालना है, ठीक है। उन दोनों के अनुपात को निकाल दोगे और गुणा 100 कर दोगे। 100 क्योंकि ये समझ आ रहा है ना, 100 मतलब परसेंट में निकालने के लिए 100 का गुणा कर दिए, तो आपको संकुलन क्षमता निकल जाएगी। तो सीधा सा बात है, सीधा सिंपल सा सूत्र निकल गया, संकुलन क्षमता बराबर कणों का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन गुणा 100, ठीक है, अच्छे से नोट करना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं, निकाल के देखते हैं बेटा। देखो ये व्यंजक मैं बार बार कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, पूरा लेक्चर जो है ध्यान से देखना, आपको समझ आएगा, छोटा छोटा चीज यहाँ, ठीक है।
अब एससीसी के लिए सभी को पता होगा, एससीसी क्या होता है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है, ठीक है, साधारण घनी सेल होता है, साधारण घनी सेल। अब साधारण घनी सेल की जब हम बात कर रहे हैं तो साधारण घनी सेल आप सभी को पता होगा तुरंत, जैसे ही मैंने बोला तो क्या आप पीछे लेक्चर पढ़ चुके हो ना, कोई नहीं पूछेगा अब मुझे कि साधारण घनी सेल क्या होता है। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि साधारण घनी सेल क्या होता है भैया, तो पीछे देखो, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि मैं तो वहां पढ़ा के बैठा हूं ना, एसएससी, बीसीसी, एफसीसी, ये तो हम अच्छे से करे हैं, उसको आप कैसे भूल सकते हो, ठीक है। तो साधारण घनी सेल उसको कहते हैं जिसके कोने पर, 8 कोने पर अवयवी परमाणु रहते हैं, 8 कोने पर बस रहते हैं ना, उसको साधारण घनी सेल कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये चित्र दिख रहा होगा आपको, ठीक। अब देखो मैंने इसको नाम दे दिया, इस वाले भाग को मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने कह दिया क्या बी, ठीक है, क्योंकि ये घन है तो घन के लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई को लोगे तो सब तो बराबर होते हैं, इसको मान लिए क्या हम लोग ए, ठीक है। तो कोर की लंबाई है, घन के कोर की लंबाई कितना है, ए है, ठीक। समझ आ गया, इतना चीज समझ आया ना। हाँ चलो, अब हमारा सूत्र क्या है, देखो मैं बार बार कहता हूं जब भी व्यंजक आता है ना, मैं सीधे फाइनल रिजल्ट पे जाता हूं, उस पे देखेंगे कि जैसे मुझे पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है, ध्यान से देखना बेटा, ये पैकिंग इफिशिएंसी निकालना है, इसका सूत्र ये होता है कणों का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन, ठीक है। अगर मैं कणों का आयतन और यूनिट सेल का आयतन निकाल लेता हूं और दोनों का बटे कर देता हूं तो मेरा तो आंसर बन गया ना। तो एक काम समझो, यूनिट सेल कैसा है, यूनिट सेल तो घन होता है भाई, घन आकार का है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन a की घात 3, पढ़े हो ना, 10वीं क्लास से पढ़ के आ रहे हो इसको, तो बेटा घन का आयतन क्या होता है, a की घात 3, a की घात मतलब कोर की लंबाई की घात 3, तो कोर कितना a है ना, इसलिए a की घात 3, घन का आयतन तो हमको पता है, ठीक है। यूनिट सेल का आयतन हम लोग निकाल लेंगे आसानी से, लेकिन कणों का आयतन कैसे निकालेंगे, और वो भी कणों का आयतन कह रहे हैं बेटा, देखो समझो, इसमें कितने कण है वो तो पहली बात पता होना चाहिए, कितने कण है इस एससीसी में, कितने कण होते हैं सभी को पता होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी निकाल के रखा था मैंने। एससीसी में 1 होता है, ठीक है, कणों की कुल संख्या कितनी होती है, अवयवी कणों की संख्या 1 होती है, 8 कोने पर रहते हैं, 8 मत लिख देना कोई बेटा, है ना, 8 नहीं होता, हमने निकालना सिखाया था, अब मैं फिर से उसको नहीं बताऊंगा यहाँ, ठीक है। पिछला लेक्चर जरूर देखना जहां हम लोग अवयवी कणों की गणना करे थे, ठीक है। तो देखो कणों का आयतन जो निकालना है ना, तो कुल कणों की संख्या कितनी है, जैसे 1 है तो भैया 1, अब एक कण का आयतन कितना होगा, तो कण कैसे है बेटा, गोला ना, गोला में बने ना, गोलाकार है ना आकृति में, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र सभी ने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में, 4/3 पाई r की घात 3, ये होता है ना, ठीक। तो आपके पास तो सब चीज बन गया, मैं व्यंजक को जरा तुमको बहुत आसानी से बताया, लेकिन ठीक है, यहाँ तो आर आ रहा है, यहाँ पे नीचे में क्या आएगा, यूनिट सेल का आयतन मतलब ए आर है। अभी आर और ए में कहीं ना कहीं रिश्ता तो निकालना पड़ेगा, तभी बात बनेगा, ठीक है। देखो समझो, फिर से मैं कह दूं, सीधे मैं लास्ट पे मैंने टारगेट किया कि कणों का आयतन और यूनिट सेल का आयतन निकालने, तो कणों का आयतन क्या निकाला मैंने, एक कण है इसमें, गुणा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और यूनिट सेल का आयतन उसको बटे में डाल दो, यूनिट सेल क्या है, a की घात 3, ठीक है। अब थोड़ा देखो, आपको इस a और इस r के बीच में संबंध निकालना, अगर संबंध निकाल लिए, दोनों या तो कटेंगे या कुछ भी होंगे, जो भी होंगे, ठीक है, तब आपका आंसर निकल पाएगा, और गुणा 100 रहेगा परसेंट निकालने के लिए, ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से काम करना है। अब कैसे करेंगे इसको, एक एक करके 1 बाय 1 देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब साधारण घनी सेल में अवयवी कण कोनों पर स्थित रहते हैं, ठीक है, साधारण घनी सेल में अवयवी कण कहां पे रहते हैं, कोनों पर स्थित रहते हैं। माना घनी सेल के कोर की लंबाई क्या है, ए है, मैं पहले ही बता दिया, और ये जो अवयवी कण है ना, ये जो दिख रहे हैं आपको कोने कोने में, उसका त्रिज्या मान लेते हैं आर है। देखो अवयवी कण गोले की जैसे रहते हैं, और इसका त्रिज्या क्या मान ली, स्मॉल आर मान लिए, ये आर, समझ आया। अवयवी कण या गोले या परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितना है, आर है, ठीक। अब चित्र में देखना, ध्यान से देखो इस चित्र को, ए बी दिख रहा है ना, ए बी एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो कैसा होता है बच्चा, ध्यान से देखो, ये ए है और ये बी है, तो ये इस तरह से, ये गोला और ये गोला जो अवयवी कण है वो इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे नहीं रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना पूरा। लेकिन हमको क्योंकि चित्र में अच्छे समझना था, इसलिए मैंने वैसा छोटा बनाया था, लेकिन रहता कैसे है, ऐसा, ठीक है। अब क्योंकि ए बी क्या है, कोर है ना, तो ए बी की लंबाई कितनी है, ए है, ये तो कोर है, कोर की लंबाई ए, और ये देखो यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी, आर, एक ठो गोला की त्रिज्या आर और दूसरे गोले की भी त्रिज्या कितनी, आर, तो आर और आर कितना हो गया, 2r हो गया। मतलब सीधा कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर है ए के, और यही ए बराबर है 2r के। सिंपल है ना, ये तो समझ आया होगा, चित्र से दिख रहा है आपको, कैसे हुआ समझ आया। फिर से एक बार बता दूं, ये ए बी जो दिख रहा है ना बेटा, उसको मैं यहाँ पे अच्छे से बड़ा करके बना दिया। अब ए बी को बड़ा किया ना, तो एक गोला जो उधर ये छोटा सा दिख रहा था वो ये गोला है, एक गोला ये है, ठीक है, इस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। और क्योंकि ए बी की लंबाई जो है वो है क्या, ए स्मॉल ए, और इसका जो त्रिज्या है एक ठो गोले का वो स्मॉल आर है, दूसरे गोले का त्रिज्या स्मॉल आर है, तो 2r हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपको ये समीकरण पहला मिला होगा, ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखो एससीसी में
एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? एक। ठीक, अब संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता का सूत्र क्या कहता है? संकुलन क्षमता बोलो, संकुलन दक्षता बोलो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है गोले का आयतन या अवयवी कणों का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। आप सीधा सा सूत्र लगा दो, क्योंकि यहाँ गोले का आयतन बोले अवयवी कणों का आयतन जो है वो निकालना है। तो कितनी है अवयवी कण, कितने हैं यहाँ एससीसी में? एक होते हैं ना, एक इसलिए मैंने लिखा। एक क्यों लिखा समझ आया? और गोले का आयतन का सूत्र तो आप सभी को पता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक भाई, यहां तक समझ आया, क्लियर हुआ? और नीचे देखो यूनिट सेल का आयतन, यूनिट सेल का आयतन क्या है? 1/3, ये भी समझ आ गया। ठीक है, गुणा 100%, परसेंट में निकालना है, इसलिए ये तो पूरा समझ आया क्या? अब देखो ये चीजें जो आपको दिख रही है पूरा क्लियर हो गया होगा, बहुत आसानी से मैंने समझाया। ठीक, अब आगे देखते हैं। इतना कर लिया आप लोगों ने? ठीक, चलो देखते हैं। अब क्या करना है आपको? मान बस तो रखना है बेटा, मान बस रखना है। आपने निकाला था क्या a बराबर क्या होता है? अभी तो बताया a बराबर 2r होता है। a बराबर क्या होता है? 2r। तो क्यों ना जो नीचे में आ रहा था a, उसके जगह मैं क्या लिख दूं? 2r लिख दो। समीकरण 1 से हमने क्या लिखा? 2r लिख दिया, तो 2r पूरे की घात हो गया 3। अब इसको हल करना है आप जैसा भी चाहो, जैसे जिस तरीके से आप हल करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ हल किया, देखो ध्यान से, यहाँ 4 को ऊपर रखा और ये 3 को नीचे डाल दिया। ठीक है, क्योंकि बटे में था ना, वो नीचे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये समीकरण बन गया। और ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसलिए मैं ज्यादा इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। ठीक है, यहां से आपको बनाना है, हल करना है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे आ गए, इतना समझ आ गया ना? ये r की घात 3 और ये r की घात 3 कट गया, r की घात 3 इसीलिए गायब हो गया। ठीक है, मैं पहले ही बताया था, हो सकता है वो कट जाए। तो r और a में संबंध आपको निकालना पड़ेगा हर बार। ठीक है, चलो कट गया। हाँ भाई, अब क्या करेंगे? जो 3 है, 3 है ना, वो 3 बच गया यहाँ पे, और ये 4 दूनी 8, तो ये हो गया 6, नीचे में 6 हो गया, और ऊपर में पाई का मान डाल दिए। तो पाई का मान कितना होता है? 3.14 होता है पाई का मान। ठीक है, और गुणा 100 कर दिए। ठीक है, इस तरह से आप जब हल करोगे ना, तो लगभग कह रहा हूं, फिर से समझो, लगभग 52.33% आएगा। तो इस प्रकार इसकी जो पैकिंग इफिशियंसी कहो या संकुलन दक्षता कहो, किसके लिए? एससीसी के लिए, वो कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 52.33। ठीक है, 52% भी बोल सकते हो इसको, लगभग में है ये आंसर हमारा। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। आसान लगा? चलो, एससीसी बहुत आसान था। देखो 4 नंबर का सवाल आता है ना, सीधा सीधा संकुलन क्षमता निकालो करके, गणना करो करके भी दे सकता है। तो आप छोड़ के नहीं जाओगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमको, नहीं तो छोड़ के चले जाते हैं। हमको लगता है कि सार पार्ट एक तो हमारा हर चीज अच्छे से याद है, लेकिन यही चीज को छोड़ के चले गए और फिर वहां हो गया डब्बा गुल। फिर पूछा मैं, बेटा क्या हुआ? एकदम आसान क्वेश्चन तो आया था। अरे सर हम तो उसी को छोड़ के गए थे, बाकी कुछ भी आता ना सर बनाता मैं। होता है, सभी बच्चे बोलते हैं। ठीक है, हमारे टाइम भी होता था। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट बीसीसी के लिए। बीसीसी सभी को पता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। बॉडी सेंटर्ड मतलब बीच में, बॉडी के बीच में, याद आ रहा होगा। तो ये चित्र देख के जैसे ही आपको मैं ये चित्र दिखा दिया, आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। 8 कोनों पर अवयवी कण तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में देखो ये बीच में एक ठो गोला भी रहेगा, एक ठो अवयवी कण बीच में चुपचाप रहेगा। मैंने उदाहरण भी दिया था, मान लो आपका रूम है, ठीक है, वो एक घन है, तो उसके कोने कोने पर तो 8 ठो रहेंगे ही, साथ एक ठो पंखा जो लगा रहता है ना, उसके बीच में एक रस्सी बांध के मान लो एक गोला और लटका दिया, उस तरह से बीच में एक गोला रहता है। बॉडी सेंटर, बॉडी में, एकदम बॉडी के बीच में कह सकते हो। ठीक है, इस तरह से रहता है। ठीक, अब इसमें भी अगर हम हल करें तो देखो यूनिट सेल है, क्योंकि यूनिट सेल का कोर का लंबाई क्या है? ए है। हाँ भाई ठीक है, यूनिट सेल के कोर की लंबाई क्या मान लिए? ए मान लिए। और ये जो त्रिज्या है, गोले का त्रिज्या, वो क्या मानते हैं हम लोग? वो मानते हैं हम लोग स्मॉल आर। ठीक, अब मैं बार बार समझाया आपको, उतना काम तो करना है, जो आपको सूत्र है वो तो लगाना ही है, लेकिन सूत्र को लगाने से पहले हमको कुछ संबंध निकालना पड़ता है, इसलिए संबंध निकालने की पहली हम लोग यहाँ काम करने वाले हैं, संबंध निकालने के लिए। ठीक है, तो संबंध कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, एजी तथा जीडी को मिला दिया, एजी तथा जीडी को मिलाया। ध्यान से देखो, इस चित्र में दिख रहा होगा, एजी तथा जीडी, इसको मिला दिए। अब इस तरह से मिलाया तो देखो 2 ठो त्रिभुज बन के आएगा सामने। एक तो त्रिभुज कौन सा है मैं बता रहा हूं आपको, एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा जीडीसी। ध्यान से देखना बेटा, यहां मैं रेड कलर में ढाल रहा हूं, जी डी और सी, इस त्रिभुज की बात करें, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब बोलोगे सर ये समकोण कहां से हो गया, है ना? तो ये समकोण है बच्चा, क्योंकि ये त्रिविमीय ज्यामिति का हम लोग यहाँ पे आकृति बनाए हैं, कोशिश किए। और मैंने आपको बताया ना, कॉपी पेन या आप अपने बोर्ड में बिल्कुल त्रिविमीय डायग्राम नहीं बना सकते। वो एक्चुअल में जो सी है ना, वो डी के बगल में नहीं है, वो पीछे है जस्ट, इसलिए तो बोल रहा हूं यहाँ पे एक समकोण बनाए। यहाँ पे क्या है, समकोण बनाए, ये समकोण बनाए, इसलिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलो, और समकोण त्रिभुज में तो सभी को पता है क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है।
चलो तो क्या हुआ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हाँ भाई वही सूत्र आपने लगाया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखो आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये चित्र जो मैंने बताया ना, ये है समकोण त्रिभुज। तो कर्ण कौन है, जीडी कर्ण है, जीडी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब कौन सा हो गया, जीसी लंब हो गया और सीडी जो है आधार हो गया, मान लो। ठीक है, अब दोनों देखो, चाहे आप जीसी की बात करो या आप सीडी की बात करो, क्योंकि ये क्या है, घन का कोण है और घन का कोण जो है वो कितना माने हो आप ना, ए, तो सब तो ए ही रहेगा। तो ए का वर्ग और ए का वर्ग दोनों जुड़ गए तो क्या हो गया, 2a का वर्ग हो गया। इसलिए आपको जीडी का वर्ग बराबर क्या मिला, जीडी का वर्ग बराबर मिला आपको 2a का वर्ग। इसको एक समीकरण दे दिए, अभी उपयोग होगा इसका। ठीक है, चलो इतना काम करना है। एक और समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए जी डी। ध्यान से देखो, ये ए जी और डी की बात कर रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब फिर से कोई नहीं बोलोगे भैया कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, ये भी समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब यहाँ एजी क्या है, एजी जो है वो कर्ण है। तो एजी कर्ण का वर्ग बराबर जीडी का वर्ग धन एडी का वर्ग हो गया है इस त्रिभुज में जो चित्र बनाया था। ठीक है, अब वहां पे भी आप मान रखोगे, देखो आप तो जीडी निकाल के रखे हो ना, जीडी कहां से निकाले हो, समीकरण 1 से, तो जीडी का मान डाल दिया 2a का वर्ग। जीडी का वर्ग कितना है, देखो जीडी का वर्ग निकाले हो आप, यहां ध्यान से करना, जीडी का वर्ग कितना निकाला आपने, 2a का वर्ग, इसलिए 2a का वर्ग चुपचाप वहां रख दिया। अब एडी देखो, एडी कहां है, ये एडी, एडी क्या है, घन का कोण है ना बेटा, और घन का कोण कितना है, ए है ना, तो इसलिए a का वर्ग, एडी का वर्ग मतलब a का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या मिला, एजी का वर्ग बराबर 3a का वर्ग। अब जब एजी का मान निकालोगे तो एजी का मान निकालोगे तो बहुत आसान है। तो ठीक है, एजी का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एजी बराबर करनी 3 इंटू ए, ये दे दिया आपने समीकरण नंबर 2। ठीक, समझ आया, क्लियर। अब देखो ध्यान से, एजी का अगर आपने इतना निकाल लिया है तो एजी को चित्र में देखो, एजी कहाँ, हाँ ये है भाई। अब ये एजी को देखो, मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ, ये है एजी, ये ए है, ये जी है, बीच में एक ठो गोला है, और जी के पास एक ठो गोला जो आधा इधर निकला है आधा उधर निकला है, और ए के पास भी एक ठो गोला है, समझना बात को। और एजी का जो लंबाई हो कितना है, एजी का लंबाई कितना है वो है, हमने निकाला एजी का मान कितना है, करनी 3a, ये तो अभी निकाला समीकरण 2 में। ठीक है, ध्यान से रखना, समझ। अब देखो, क्योंकि इसका त्रिज्या कितना है, आर है ना, इसका त्रिज्या आर है, तो ये हो गया आर, और ये भी हो गया आर प्लस आर, मतलब 2r। ये क्यों 2r हुआ, समझ आ रहा है, क्योंकि त्रिज्या की बात करें तो केंद्र के बीच में है ना, इसलिए ये आर, इधर भी आर और इधर भी आर, तो ये हो गया कितना 2r। 2r क्यों लिखा, समझ आया, और ये है आर, तो देखो कितना हो जाएगा, कितना ठो आर हो गया, आर आर और 2r, कितना 4 ठो आर हो गया। तो आपने क्या लिखा, एजी बराबर 4r होगा, समीकरण 3 हो गया। और समीकरण 2 तथा 3 में देखो, समीकरण 2 में भी एजी है और समीकरण 3 में भी क्या है, एजी, तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं बेटा। समीकरण 2 और 3 से हम लोगों ने बराबर करके लिखा, तो करनी 3 इंटू ए बराबर 4r आया क्या, इतना समझ में। ठीक है, इस प्रकार आप a का मान यहाँ निकाल सकते हो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4r बटे करनी 3। इसको एक समीकरण दे दिया, समीकरण नंबर क्या दे दिया, इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया। ठीक है, a का मान निकल गया। देखो a का मान निकाल लेते हो ना, फिर आपके लिए काम आसान हो जाता है। अब BCC, क्योंकि हम बात कर रहे हैं BCC के लिए, तो BCC का जो अवयवी कणों की संख्या है वो कितनी होती है, BCC में 2 होती है। अब आप सूत्र लगा दो। ठीक है, ये है संकुलन दक्षता, पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू 2 इंटू गोले का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन गुणा 100%। ठीक है, आप क्या करो, उस पे मान डाल दो, 2 गुणा गोले का आयतन, सूत्र पता है सभी को, 2 गुणा गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³ है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको हर चीज लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। चलो आते हैं, तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 2 का गुणा, क्योंकि ये समझ आ गया ना, 2 अवयवी कणों की कुल संख्या 2 होती है, 4/3 πr³ हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बटे a⁻³ गुणा क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और आप मान डाल दोगे यहाँ a का मान, क्योंकि आप निकाल के रखे हो, a का मान कहाँ, समीकरण 4 से आपने निकाल के रखा। ठीक है, इस मान को यहाँ डाल दो, इस मान को यहाँ डाल दो, इस मान को यहाँ डाल दोगे तो a⁻³ है, इसलिए क्या हो जाएगा, 4r बटे करनी 3⁻³ हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर जो मान है उसको समझो, ऊपर जो भी मान है, तो ये आप तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसको बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको समझाना पड़ेगा। 10वीं में 12वीं में पहुंच गए, 10वीं तक तो मैथ सभी ने पढ़ा है ना। तो ये 3 जो है बटे में था वो नीचे आ गया, हाँ नीचे में आ गया। इस तरह से हम लोगों ने हल किया। ठीक है, अब देखो यहाँ मान बस रखना है, जो कट रहा है उसको कटाना है और मान रखना है। ठीक है, तो ये देखो 4r⁻³ है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, 4r⁻3, 4r की घात पूरे की घात 3 है, तो 4 का जब घात 3 है तो उसको आप मान निकालोगे तो 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 64। और r⁻3, तो ये हो जाएगा r⁻3 बटे, नीचे में क्या था, करनी 3 था, ध्यान से देख रहे हैं ना, नीचे में करनी 3 था, करनी 3 की घात 3 करोगे तो ये हो जाएगा 3 करनी 3। ठीक, ऊपर में क्या था, एक तो 3 पहले से था,
तो ये 3 और ये 3, देखो ये 3 और ये 3 कट जाएंगे। अब आपके पास क्या बचा, ये 64 बचा। अब देखो ध्यान से, ऊपर में 4 भी तो है ना भैया, ये क्या कर देगा, 4 इसको कटा देगा, 4 इसको कटा देगा ना, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाए, 32 बोलता हूँ, 16 हो जाएगा, 16 चौक 64 होता है। फिर ये 2 भी है, 2 भी ऊपर में 2 कटा देगा इसको, तो ये हो जाएगा 8। इस तरह से नीचे में कितना बचा, 8 बस बचा। और ये आर की घात जो 3 था ना, आर की घात 3 ऊपर वाले आर की घात 3 से कट गया। आप कॉपी पेन लेके बैठो तो सही, आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपको समझ आएगा। ये यहां तक समझ आया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे, यहाँ हल करोगे और पाई का मान रखोगे ना, पाई का मान कितना, 3.14 गुणा करनी 3, करनी 3 है ना, करनी 3 कहां से आया, समझ आया, ठीक है। यह सब मान रखोगे, जो बटे में करनी 3 बच गया तो ऊपर चले गया, करनी 3 का भी मान रख दोगे, ठीक है। और इस तरह से आप हल करोगे, 1.8 रख देना बस, करनी 3 का मान है ना, आ जाएगा आपका आंसर आसानी से, ठीक है। और पाई का मान क्या रखोगे, 3.4 रखोगे, हल करोगे 68% आएगा, लगभग में 68% आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, हो सकता है एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन लगभग में 68% आएगा। तो आप ये देखो, अच्छे से इसको नोट डाउन करना, अपने कॉपी में साफ सुथरा लिखना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और बना के आप करोगे, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट देखें। तो एससीसी और बीसीसी समझ आ गया सभी लोगों को, है ना। आखिरी जो है पैकिंग की एफिशिएंसी जो निकालना है एफसीसी के लिए, ज्यादा आसान है, ठीक है, और ये कवर करते हैं आज, फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो इतने के साथ हम लोग 2 टॉपिक खत्म कर लेंगे, ठोसों में संकुलन और संकुलन दक्षता दोनों, ठीक है। वो आपका यहाँ पे आंसर आप आसानी से फिर निकाल पाओगे, अगर व्यंजक आता है तो व्यंजक निकाल पाओगे, ठीक है। तो देखो एफसीसी के लिए क्या होगा, एफसीसी हमारे पास ये दिया हुआ है, एफसीसी, ठीक है, चित्र दिख रहा है सभी को, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। तो एफसीसी के लिए आप आसानी से हल करोगे। यहाँ पे क्या होता है, फेस में होता है, चित्र दिख रहा है ना, इस तरह से आकृति बनाए थे हम लोग, याद करो, ठीक है। एक घन बना था, उसके फेस में भी थे, फलक में भी थे, कहाँ थे, फलक में भी थे, ठीक है। तो आप फलक में भी था, इस तरह से अवयवी कण आपको बनाना है। तो एफसीसी के लिए अगर हम बात करें, तो एफसीसी का चित्र सभी को समझ आ गया ना, ठीक है। चलो आगे देखें। अवयवी कण की यहाँ पे भी जो हम लोगों ने लिया, क्या त्रिज्या r है, और घनी सेल के कोर की लंबाई जो है क्या है, स्मॉल a है, ठीक। इस चित्र को ध्यान से देखना, क्योंकि फलक में भी स्थित रहता है ना, तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको, जो ABCD सब मैं जो लिखा हूँ क्लियर दिख रहा है क्या अच्छे से, है ना, ये चित्र में, ठीक। हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, A C को मिलाना है। अब ध्यान से देखो, A में भी रहता है कोना है, ठीक है, C में भी रहता है कोना है, लेकिन B में भी, बीच में देखो, बीच में क्या है, फलक, फलक है ना, तो फलक में भी एक तो क्या रहता है, अवयवी कण रहता है। इस तरह से यहाँ अवयवी कण व्यवस्थित रहेंगे। एसी को आपको मिलाना है, और एसी को जैसे ही मिलाओगे आपके पास एबीसी एक त्रिभुज बन जाएगा। देखो एबीसी आपको त्रिभुज बनेगा, ये दिख रहा है, ठीक है। सभी को ध्यान से देखो बच्चा, ये एबीसी आपके पास क्या बन के आ गया, एक त्रिभुज बन के आ गया, ठीक है। अब एबीसी त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ आप क्या लगा दो, फिर से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग लगा दो, फिर अगेन क्या हो जाएगा, एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग धन बीसी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एसी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, एबी का वर्ग डाल दोगे, एबी की क्या है, एबी का मान ए है, और BC का मान क्या है, A है, आप मान डाल दो तो A का वर्ग धन A का वर्ग हो गया, कितना हो जाएगा, 2A का वर्ग हो गया। इस तरह से आपके पास ये मान आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। इसको आप आराम से निकाल सकते हो, AC का है ना, AC का मान कितना आया, तो ये हो गया करनी 2 गुणा A। इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है। और समीकरण देखो, AC किसके बराबर है, AC, फिर से देखो AC 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 तो 4 है ना, वही चित्र दिख रहा है, ये AC देखो, एक ठो गोला यहाँ पे रहेगा, एक ठो गोला यहाँ पे रहेगा, एक ठो गोला यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा, क्योंकि इसका R है, एक ठो त्रिज्या क्या है, R है, यहाँ से यहाँ तक R है, लेकिन ये क्या है, पूरा व्यास आ रहा है ना, इसका 2 ठो त्रिज्या आ रहा है। केंद्र से देखोगे तो ये भी R, इधर से देखो ये R और ये R, तो क्या हो गया, 2R हो गया बीच वाला, और एक ठो R इधर आ गया, तो टोटल 4R हो गए। समझ आ रहा है बात, तो AC बराबर कितना आ गया, 4R आ गया समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को जब आप मिला दोगे तो इस तरह से आपके पास मान आएगा, ठीक है। 1 और 2 को मिला दोगे तो करनी 2A बराबर हो जाएगा 4R के समीकरण 1 और 2 से। इस तरह आप A का मान निकाल लोगे, और A का मान जब निकालोगे ना तो A बराबर कितना हो जाएगा, 4R बटे करनी 2, ठीक है। इस तरह से आप A का मान आराम से निकाल सकते हो, पक्षांतर करके उसको समीकरण 1 दे देना। और चूंकि एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस सूत्र में फिर से अगेन आप उस मान को रखोगे, ठीक है। एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब देखो सूत्र क्या बन गया, पैकिंग इफिशिएंसी इज इक्वल टू 4 गुणा कणों का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन गुणा 100%, ठीक है। ये समझ आ गया। चलो तो क्या करोगे, आप सीधा सूत्र में मान डाल दोगे, तो 4 गुणा क्या हो जाएगा, 4 गुणा 4 बटे 3 गुणा पाई r क्यूब बटे a की घात क्या हो जाएगा 3 यूनिट सेल का आयतन,
ठीक है, तो गुणा क्या हो जाएगा 100%। हाँ भाई, आप इतना मान डाल दोगे आसानी से। अब ए का मान आपको डालना है, ए का मान क्योंकि आप निकाल के रखे हो कहाँ, ये समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, समीकरण 3 में आप रखे हो तो उस मान को उठा के यहाँ पे डाल दो बेटा, आसानी से आप हल कर पाओगे अब। ठीक, अब ये क्या हो गया, इसी बस को हल करके आपको दिखा रहा हूँ, बाकी ऊपर का तो हर चीज समझ आ रहा है, और जो बटे में ये 3 था वो नीचे आ गया, ये भी समझ आ रहा है आपको, है ना। अब क्या करोगे, सीधा मान है ये 2 करनी 2 आर था, उस पूरे की घात क्या है 3, इसको आपको हल करना है। तो इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल करो, पहले 2 की घात 3 हो जाएगा, 2 की घात 3 मतलब 8, फिर ये करनी 2 है ना, उसका भी घात 3 मतलब ये हो जाएगा गुणा 2 करनी 2। ठीक है, और ये आर की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया सभी को। इस तरह से आप मान निकाल लिए। अब मान निकाले तो देखो ये आ गया आपके पास समीकरण, क्लियर है ना। 16 गुणा कैसे 16 हुआ, समझ आ रहा है क्या, ध्यान से देखो यहाँ पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे, अपना कॉपी पेन पकड़ोगे ना तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कॉपी पेन से आप अपने अकॉर्डिंग करो, पूरा चीज आपका समझ आएगा। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा पैकिंग इफिशियंसी, इतना हल करोगे कुल मिला के 74% आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लास्ट जो है कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर दिया, यहाँ कैलकुलेशन वैसे मैंने करके दिखाया, लेकिन आप अपने मन से करोगे ना, जब अपना कॉपी पेन पकड़ोगे तो आपको खुद अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे बच्चा, समझ आ रहे ना। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हुआ। हाँ, तो इतना हम लोगों ने आज कवर किया आज के टॉपिक में। ठीक है, जहां हम लोगों ने संकुलन दक्षता, ये लगभग इकाई 1 का ना आधे से ज्यादा चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, 6 लेक्चर हो गए और आधे से ज्यादा चीज हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज समझ आ रही होगी। ठीक है, जहां पे भी आपको प्रॉब्लम होगा वीडियो को रोक करके आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, हर एक चीज बहुत क्लियर कट स्पष्ट लिखा हुआ है सरल शब्दों में। ठीक है, तो देखो बच्चा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करो, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, इसी तरह से हम कंटिन्यू करते जाएंगे और बहुत ही बेस्ट चीजें जो आपको एग्जाम के लिए भी और प्रवेश परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आज यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो रेडी रहोगे सभी लोग। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।